वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल ई अनंत एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या क्या सीखने को मिलता है इस नए चैप्टर में। तो पहले पैराग्राफ में हमको एक चीज बोलते हैं कि जब हमने क्लास 7 की ज्योग्राफी में जब चैप्टर 1 पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हम जो इंसान है वो क्या है, हमारे आसपास के नेचर पर, इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मतलब खाने से लेके रहने से लेके खाने से लेकर यहाँ तक कि कपड़े पहनने के लिए भी हम लोग किस पे डिपेंडेंट है, हमारे आसपास के नेचर पर ही डिपेंडेंट हैं। बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और समय के साथ साथ हम इंसानों ने, हम ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, तरह तरह की स्किल्स को डेवलप किया। आज हम तरह तरह की फसल उगा लेते हैं, अच्छे से हम लोग खेती बाड़ी करना सीख गए हैं, हम लोग तरह तरह के घर बनाने लगे हैं, कच्चा हाउस हो गया, पक्का हाउस हो गया। एंड हमारा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी आज बहुत डेवलप हो चुका है और हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा हो चुका है। तो चलिए इस चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग जानेंगे सेटलमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे सेटलमेंट्स की हमको डेफिनेशन दी गई है। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। मतलब हम इंसान जहां पर भी अपना घर बना लेते हैं वही हमारा क्या है, सेटलमेंट है। सेटलमेंट्स को हम हिंदी में बोल सकते हैं बसेरा। ठीक है। एंड जो शुरुआत में अर्ली ह्यूमन बींग्स जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो पेड़ों पर रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे और वो अपनी जो क्रॉप्स उगाया करते थे वो उनके लिए बहुत नेसेसरी रहती थी, क्योंकि ठीक है। और इससे उन लोगों को पता चला कि क्रॉप्स तो हम उगा रहे हैं लेकिन अब हमको रहने के लिए भी कोई जगह चाहिए। तो पुराने जमाने में हम जो इंसान हुआ करते थे सालों पहले, बहुत सालों पहले, तो उनने उनको एक नीड आया कि अब तो एक परमानेंट होम भी बहुत जरूरी है। अब हम पेड़ों पे नहीं रह सकते, गुफाओं में नहीं रह सकते, हमारा खुद का एक परमानेंट होम होना चाहिए। तो फिर वो लोग क्या करने लगे, सेटलमेंट्स करने लगते थे रिवर वैलीज के आसपास जहाँ पे पानी की सुविधा हो, है ना। और ऐसी जगह पे सेटलमेंट शुरू हो गया, बसेरा उन लोगों को, हम इंसानों का बसेरा ऐसी जगह पे शुरू कर दिया गया जहाँ की जमीन काफी उपजाऊ हो, लैंड वॉज फर्टाइल। एंड जैसे जैसे ट्रेड का, कॉमर्स का एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, है ना, व्यापार बढ़ने लगा और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जगह जगह लगने लगी। आज जो हमारा ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े सेटलमेंट्स हैं। सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज। तो सेटलमेंट क्या होने लगे, ऐसी बसेरे क्या होने लगे, बहुत अच्छे से फैलने लगे। और जो सिविलाइजेशन हुआ करती थी तरह तरह की, वो भी कहाँ पे बसना शुरू कर दिया उन लोगों ने, रिवर वैलीज में। मतलब एक नदी के बीच में जो आपको जगह दिखती है ना, लेफ्ट और राइट साइड में पहाड़ों से घिरी हुई जगह, ऐसी जगह को हम बोलते हैं रिवर वैलीज। तो यहाँ पे क्या हो गया, तरह तरह की सिविलाइजेशन सेटअप होना शुरू हो गई। और इस चैप्टर में हम अभी स्टार्टिंग में हमने जाना सेटलमेंट के बारे में। लोग कहीं पे बसते हैं उस जगह को उनका सेटलमेंट बोला जाता है। अब यहाँ पे बताते हैं कि सेटलमेंट जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है परमानेंट सेटलमेंट और एक होता है टेम्परेरी सेटलमेंट। एंड यहाँ पे बिल्कुल क्लियर ऑलरेडी हो गया कि परमानेंट सेटलमेंट मतलब एक बार कहीं पे अगर आपने सेटलमेंट अपना बसेरा बना लिया तो आप वहीं पे रहेंगे अपनी पूरी लाइफ। टेम्परेरी मतलब आप अपना जो घर है, आप जहाँ रह रहे हैं वो आप जगह चेंज भी कर सकते हैं। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्युपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स। जो बहुत छोटे समय के लिए, कम समय के लिए अगर हम कोई सेटलमेंट कहीं पे करते हैं तो उसको हमने नाम दिया है टेम्परेरी सेटलमेंट। And the people living in deep forest, hot and cold desert and mountain often dwell in such temporary settlement। और यहाँ पे बताते हैं कि जो लोग आपके घने जंगलों में रहते हैं और जो लोग गरम गरम रेगिस्तानों में या फिर ठंडे रेगिस्तान हो गए और माउंटेन्स जो होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पे ड्वेल करते हैं, वहां पे अगर उनका रहना ज्यादा रहता है तो क्या होता है, उनका जो सेटलमेंट होता है वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि वो समय समय पर अपना जो उनका घर होता है उसको चेंज करते रहते हैं, उनका सेटलमेंट बदलते रहते हैं। एंड द प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। तो वो लोग हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, गैदरिंग होती है तरह तरह की, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमको इस सब के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। लेकिन ज्यादातर जो सेटलमेंट आज हम आसपास हमारे देखते हैं वो है परमानेंट सेटलमेंट। इन दिस सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। और यहाँ पे लोग घर बनाते हैं इन सेटलमेंट्स के, इन बसेरों में, और परमानेंटली वो लोग अपनी पूरी लाइफ वहीं पर रहा करते हैं।
यहाँ ऊपर डू यू नो सेक्शन में कुछ बताया गया है कि द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड इट्स साइट। जहां पर भी क्या होगा, कोई बिल्डिंग बनेगी, कोई सेटलमेंट डेवलप होगा, उस जगह को हम लोग बोलते हैं साइट। एंड द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आर, और ऐसी जगह, साइट मतलब कोई जगह, ठीक है, जहां पे हम लोग अपना सेटलमेंट बनाने वाले हैं, अपना घर वगैरह बनाने वाले हैं। तो ऐसी जगह की जो नेचुरल कंडीशंस होती है वो किस तरह की होना चाहिए, वहां का जो क्लाइमेट होना चाहिए, जिस जगह पे आप अपना सेटलमेंट करने जा रहे हैं, फेवरेबल होना चाहिए, अच्छा आपको क्लाइमेट होना चाहिए वहां का। वहां पे पानी की सुविधा होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, सुटेबल लैंड होना चाहिए, मतलब वहां की जो जमीन है, वहां का जो हमारा लैंड है वो सुटेबल होना चाहिए अपने नीड के हिसाब से। और वहां की जो मिट्टी होती है वो कैसी होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए, ताकि आप वहां पे खेती बाड़ी कर सकें। तो इतना सब हमने अभी इस फर्स्ट पेज पे इस चैप्टर के काफी सारी इंफॉर्मेशन दी थी, अभी हमने जाना और समझा। अब हम आगे देखेंगे आगे क्या बताया गया है। अब आगे यहाँ पे हमको ट्रांसह्यूमन्स के बारे में ग्लोसरी सेक्शन में कुछ बताया गया है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो ट्रांसह्यूमन्स वर्ड, इसका मतलब होता है इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। मतलब जब भी सीजन में चेंज होगा ना, तो कुछ लोग अपनी जिस जगह पे रहते हैं तो उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह में जाके बसने लगते हैं, मतलब कुछ समय के लिए, है ना। तो सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल होता है ये। एंड ऐसा वो लोग क्यों करते हैं यहाँ पे बताया गया है। देखिए मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि अभी एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी बकरियां हैं या भेड़ हैं। तो वो अभी ना किसी पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से में रहता है। अब वहां पे बहुत सर्दी पड़ने लगी, सर्दी का मौसम आ गया। अब पहाड़ों में जब बर्फ पड़ने लगेगी, बहुत सर्दी पड़ेगी, तो घास वगैरह उतने अच्छे से वहां पे नहीं ग्रो कर पाएंगी। अब उसकी बकरी खाना क्या खाएंगी, जो वो घास चरती थी कहाँ पे चरेंगी। तो ऐसे में क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं हर सीजन में, सर्दियों में क्या करेंगे, ये लोग पहाड़ से नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले एरियाज में ड्वेल करना शुरू कर देंगे, रहना शुरू कर देंगे, है ना, ताकि उनकी जो जानवर है उनको अच्छे से क्या मिल जाए, घास वगैरह मिल जाए, ठीक है। और मान लीजिए अगर कोई ऐसा सीजन है जिसमें बहुत गर्मी है, तो ये लोग क्या करेंगे, ऊंचाई की ओर जाके शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, पहाड़ के ऊपर जाके रहने लगेंगे, ताकि इनको ज्यादा गर्मी ना लगे वहां पर। तो इसका मतलब यही है कि हर सीजन के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जगह को बदलते रहना। कभी माउंटेन के ऊपर जाके रहने लगेंगे, कभी माउंटेन से नीचे आके रहने लगेंगे, है ना, ताकि इनके जानवरों को घास वास खाने को अच्छे से मिलती रहे। तो ट्रांसह्यूमन्स की डेफिनेशन है, इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ अ न्यू पैस्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीजन। फिर यहाँ पे बगल में हमको मैरी नाम की बच्ची की एक बर्थडे पार्टी की स्टोरी बताई गई है। तो ये स्टोरी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे अभी आपको नहीं बताना चाहूंगा, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब इस स्टोरी में जो भी कन्वर्सेशन हुआ है यहाँ पे, है ना, जो भी बातचीत हुई उसके बारे में जो यहाँ पे आगे बताते हैं कि फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट्स, द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स। मतलब दो तरह के आपको सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे अपने आसपास, द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स। फिर आगे बताते हैं कि जो विलेजेस होते हैं हमारे, है ना, वहां पे आपको कौन सा सेटलमेंट देखने को मिलेगा, रूरल सेटलमेंट देखने को मिलेगा, वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर करेंगे वहां के लोग, फिशिंग करेंगे, फॉरेस्ट्री करेंगे, क्राफ्ट वर्क करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, एक्सेट्रा, ठीक है। एंड रूरल सेटलमेंट्स जो होते हैं ये थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं और थोड़े स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कॉम्पैक्ट, सॉरी, अब हम एक पिक्चर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्कैटर्ड सेटलमेंट आपको दिख रहा है, स्कैटर्ड सेटलमेंट मतलब यहाँ पे घर आपको ज्यादा आसपास में दिखेंगे, थोड़ा दूर 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 बिखरे हुए हैं आपके, ना, यहाँ पे घर बहुत दूर दूर आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखेंगे, तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की देखिए यहाँ पे पिक्चर हमको बताई गई है। तो ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में आप देख सकते हैं घर बिल्कुल कितना पास पास सारे घर बने हुए हैं, बहुत कॉम्पैक्ट है ये जो सेटलमेंट है। तो यहाँ पे बताते हैं कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। मतलब एक बहुत कम एरिया में बना हुआ एक पूरा ड्वेलिंग करने के लिए क्या होता है, एक बहुत कम एरिया में बना हुआ सेटलमेंट होता है, जहां पर आपको फ्लैट लैंड मिल जाएगा। और यहाँ पे बताते हैं जो स्कैटर्ड सेटलमेंट है वहां पे क्या होता है, इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। मतलब ये लोग के जो घर है ना वो बहुत दूर दूर आपको देखने को मिलेंगे। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, एक घर आपको यहाँ दिख रहा है, एक आपको यहाँ माउंटेन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, एक घर आपको यहाँ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे स्कैटर्ड है ये पूरा सेटलमेंट, बहुत दूर दूर आपको चीजें देखने को मिल रही है। और आगे बताते हैं कि दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली एरियाज। और ये जो हमारा स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है ये जनरली आपको हिली एरियाज में देखने को मिलता है। अच्छा, कारण ये है कि हिली एरियाज में आपको फ्लैट लैंड देखने को मिलेगा नहीं। अब कॉम्पैक्ट एरिया जो आप अभी ऊपर देख रहे हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, ये इसमें क्या है, फ्लैट लैंड आपको मिल गया, तो आपने वहां पे अपना बसेरा जमा लिया, तरह तरह के लोग आए, उन्होंने घर बना लिए, रहना शुरू कर दिया। अब माउंटेन्स में इतनी कंडीशन इतनी फेवरेबल नहीं होती कि आप हर जगह जाके घर बना ले। तो लोग क्या करते हैं, जमीन
देखते हैं जहाँ पे थोड़ा फ्लैट जैसी आपको जमीन मिलेगी, वहां पे आप घर बनाएंगे। इसलिए माउंटेन का जो सेटलमेंट होता है वो स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है, दूर दूर आपको घर देखने को मिलेंगे। ऐसे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की तरह आपको वहां पे घर देखने को नहीं मिलेंगे। एंड वही बताते हैं कि जो हमारे जो स्कैटर्ड सेटलमेंट है वो आपको जनरली हिली एरियाज में देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे बहुत घने जंगल है वहां देखने को मिल सकते हैं, और जहाँ का क्लाइमेट भी कैसा बहुत एक्सट्रीम हो, मतलब काफी मुश्किल क्लाइमेट हो वहाँ का, वहां पे रहना इतना आसान नहीं रहता है। और इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर इन्वायरमेंट, मतलब गांव एरियाज में क्या है, लोग अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना घर बना लिया करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल में बताते हैं, जैसे मान लीजिए किसी जगह पे बहुत हेवी रेनफॉल होती है, तो वहां के घरों की जो छत होगी वो थोड़ी, उनकी जो रूफ होगी वो थोड़ी स्लैंटिंग होगी, मतलब थोड़ी ढलान नुमा होगी, ताकि अगर पानी गिरे तो वो पूरा पानी उनकी छत से नीचे आ जाए। And places where water accumulates in the rainy season in the houses are constructed on a raised platform or stilts, मतलब जहां पर क्या होता है, पानी काफी गिरता है, पानी भर जाता है, तो वहां के जो घर होते हैं ना, उनको ना हम थोड़ा ऊंचाई पर बनाते हैं, है ना, और उनको ऊंचा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लेटफॉर्म्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं स्टिल्ट्स। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इन लोगों ने इनके जो घर बनाए हैं आप देख सकते हैं, ये ऊंचाई पे बने हुए हैं, देखिए लकड़ियों से सपोर्ट करके उनको ऊंचा किया है। तो इस तरीके की अगर हम बात करें तो ऐसे घरों को हम बोलते हैं हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स। And thick mud walled houses with thatched roofs are very common in areas of hot climate, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पे अगर जो लोग घर बनाते हैं, जो उनका सेटलमेंट होता है, वहां पे उनके घर काफी मोटी मिट्टी से वो लोग बनाते हैं, ताकि गर्मी क्या ना हो पाए, अंदर ना आ पाए, और उनकी छत भी कैसी होगी, काफी काफी घनी वो अपनी छत बनाएंगे, ताकि जो धूप धूप की गर्मी है वो उनकी छत से अंदर तक ना आ पाए। लोकल मटेरियल्स वो यूज करते हैं, जैसे कि वो पत्थरों का यूज करेंगे, मड का यूज करेंगे, क्ले का यूज करेंगे, straw etc are used to construct houses। और फिर यहाँ पे बताते हैं जो टाउन्स होते हैं ना और जो सिटीज होती है, दोनों अर्बन सेटलमेंट में, लेकिन टाउन्स आर स्मॉल अर्बन सेटलमेंट एंड द सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट, शहरी इलाका है ये। एंड इन अर्बन एरियाज जो पीपल होते हैं वहां के, वो तरह तरह की एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं, ठीक है, मग्न रहते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में रहेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तरह तरह की सर्विसेज करते हैं वो लोग, है ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट आप सभी जानते हैं, ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव, मतलब वो साधन जिसके हेल्प से लोग एक से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सकें, हम किसी सामान को एक से दूसरी जगह पर भेज सकें, तो इन सब चीजों में हम लोग यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट का। एंड शुरुआत के दिनों में आप सभी जानते हैं कि जब हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना रहता था तो काफी समय लग जाता था, और लोगों को पैदल पैदल चल के जाना रहता था, और कई बार लोग जानवरों पे अपना सामान रख के जानवरों के साथ काफी दूर दूर तक ट्रेवल किया करते थे। लेकिन फिर समय आता है जब व्हील का इन्वेंशन हो गया, है ना, जब चक्के का इन्वेंशन हो गया, जब हम इंसानों ने व्हील का इन्वेंशन कर लिया, तो ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो गया। और समय के बीतने के साथ साथ आज जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, मॉडर्न जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत डेवलप हो चुका है। लेकिन आज भी आपको कई लोग ऐसे दिखेंगे जो ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक हॉर्स कार्ट है एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक घोड़ा गाड़ी है, ठीक है, जिसमें देखिए पीछे लोग बैठे हुए हैं, और वो इनके हेल्प से उनको एक से दूसरी जगह लेके जाएगा, और कुछ उनको पैसे देने पड़ेंगे। इन आवर कंट्री डंकीज, मूल्स, बुलॉक्स एंड कैमल्स आर कॉमन, तो ये जो जानवर होते हैं काफी कॉमन होते हैं हमारी कंट्रीज में। फिर आगे बताते हैं जो एंडिस माउंटेन है, जो कि एक माउंटेन रेंज, पर्वतों की एक श्रृंखला है, जो कि साउथ अमेरिका में है ना, वहां पर इलामास का यूज किया जाता है। इलामास आर यूज्ड एज आर याक्स इन तिब्बत, तो ये इलामास आप इंटरनेट पे सर्च करिए कैसा है, आपको वहां पर इंटरनेट पे पिक्चर्स की दिख जाएगी। और ये भी तिब्बत में जैसे याक्स हुआ करती हैं, जो एक जानवर होता है ना, उसी की तरह होता है, ये भी आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। एंड द अर्ली ट्रेडर्स जो हुआ करते थे ना, वो दूसरी कंट्रीज से क्या करते थे, वो दूसरी कंट्रीज से हमारी कंट्री इंडिया में भी आते थे, ट्रेवल करते थे, है ना, और वो लोग क्या करते थे, या तो वो सी रूट की हेल्प से हमारे इंडिया में आया करते थे, या तो जमीन वाले हिस्से से, लैंड रूट से हमारे इंडिया में आया करते थे। और फिर आगे जाके हमें बताते हैं कि फिर एरोप्लेन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, एरोप्लेन्स बनने लगे, तो ट्रेवलिंग और ज्यादा फास्टर हो गई। आज हमको अगर इंडिया से यूरोप में जाना है तो सिर्फ 6 से 8 घंटे की फ्लाइट में आप बैठकर इंडिया से यूरोप पहुंच सकते हैं, है ना। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा समय और एनर्जी को भी सेव करके रखते हैं। एंड आगे यहाँ पे बताते हैं कि हमारे जो 4 मेजर ट्रांसपोर्ट हैं उसमें आता है रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो अब इन सबको बारी बारी से देखेंगे हम। तो अब हम बात करते हैं रोडवेज की। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन जो ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो है हमारा, और जनरली ये जो ट्रांसपोर्ट है ये छोटे डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, वो है हमारी रोड, सड़कें।
एंड दे कैन बी मेटल्ड पक्का एंड अनमेटल्ड कच्चा। मतलब देखिए, अगर कोई पक्की रोड है तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटल रोड, वो काफी मजबूत रोड होगी, सालों साल टिकी रहेगी। और जो कच्ची रोड होगी उसको हमने यहाँ पे नाम दिया अनमेटल्ड। एंड द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। और बताते हैं जो समतल एरिया होता है, जो प्लेन वाला जो हमारी कंट्री में एरियाज है, वहां पे आपको बहुत सारी रोड्स, बहुत सारी सड़कों का सॉरी बहुत सारी आपको वहां पे सड़कें देखने को मिलेंगी, उनका एक डेंस, एक घना सा पूरा नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। एंड जो हमारी रोड्स होती हैं वो आपके कई बार ऐसी सी जगहों पे भी बनाई जाती हैं, जैसे कि डेजर्ट्स हो गए, वहां पे भी रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, रेगिस्तानों में, जंगलों में भी रोड आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड इवन इन हाई माउंटेन्स, मतलब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी आप रोड का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताते हैं कि मनाली और लेह का जो हाईवे, जो कि हिमालयन माउंटेन्स में बनाया गया है और इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक सड़क का नाम है मनाली लेह हाईवे। ठीक है। एंड जो हमारी रोड होती है वो कभी कभी जमीन के अंदर भी बनाई जाती है, जिनको स्पेशली हम बोला करते हैं सबवेज और अंडरपाथ। ठीक है, सबवेज और अंडरपाथ। और अगर जमीन से थोड़ा उठ के पुल वगैरह आपने देखे होंगे, पुल वगैरह बना के, मान लीजिए बीच में से नदी है और इस जमीन से उस जमीन तक हमको पहुंचना है, तो हम उसमें फ्लाईओवर का निर्माण कर देंगे, फ्लाईओवर को बना देंगे, तो हमारी गाड़ी पुल के ऊपर से होते हुए उस नदी को क्रॉस कर लेगी। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लाईओवर, या फिर हाँ, इसको हम बोलते हैं फ्लाईओवर्स। और यहाँ पे बताते हैं, डू यू नो सेक्शन में, कि दैट देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। हमारे हाईवेज दो तरह के होते हैं, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज। एंड द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवेज। और आजकल हमारे इंडिया में एक नया चलन शुरू हो गया है। हाईवेज तो आपको दो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, नेशनल हाईवेज जो बड़ी बड़ी सिटीज को, अलग अलग स्टेट्स की सिटीज को कनेक्ट करेगा। स्टेट हाईवेज की जो रोड्स होंगी वो जो हमारा एक पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया या महाराष्ट्र हो गया, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उनको जोड़ने वाली रोड को हमने स्टेट हाईवेज बोला है। एंड द अभी जो हमारा लेटेस्ट जो अभी चल रहा है उसको हमने नाम दिया एक्सप्रेसवेज। ये जो कि ये बहुत बड़ी बड़ी रोड्स होती हैं। और इस एक्सप्रेसवेज का एक एग्जांपल भी हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि चार बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो अब जो हम हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हमारा इंडिया का एक एक्सप्रेस वे। तो एक्सप्रेस वे को आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, काफी बड़ा होता है ये, है ना। यहाँ पे आपको एक दो रोड नहीं, आपको बल्कि लाइन से एक दो तीन चार, इधर चार रोड इधर हैं, दो यहाँ से फ्लाईओवर्स क्रॉस कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा रोड का नेटवर्क बना दिया जाता है, उसको हमने नाम दिया है एक्सप्रेस वेज। और अगर हम बात करें हाईवेज की, तो हाईवेज कुछ इस तरीके से नहीं दिखते। हाईवेज की भी हम एक पिक्चर देखते हैं। ये हमारे इंडिया का एक नॉर्मल हमारा हाईवे। हाईवे में आपको जनरली दो लेन ही देखने को मिलेगी, एक तरफ से गाड़ियां आएंगी, एक तरफ से गाड़ियां जाएंगी। ठीक है, तो ये है हमारा नॉर्मल सा हाईवे। और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक्सप्रेस वे और हाईवे में बहुत बड़ा अंतर होता है। हाईवे बहुत नॉर्मल सा आपको दिख रहा है, वहीं ये हमारा एक्सप्रेस वे है ना। जैसे कि आपने इंडिया में बहुत सारे एक्सप्रेस वेज हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने जाना एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के बारे में, और अब हम देखेंगे रोडवेज। तो हम देख ही रहे थे, अभी हमने देखा मेटल और अनमेटल रोड्स के बारे में। तो मेटल रोड मतलब पक्की सड़क, तो ये इमेज में आपको अभी जो दिख रही सड़क, ये आपकी एक पक्की सड़क है। और ये रही अनमेटल रोड, जो जनरली आपको गांव एरियाज में देखने को मिलेगी, कच्ची सड़कें ज्यादा सालों तक टिक भी नहीं पाती है ना, बारिश वगैरह में जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन मेटल रोड जो होती है वो काफी सालों तक टिकी रहती है। फिर आगे यहाँ पे हमने ये सब पढ़ ही लिया था कि मनाली ले जो हाईवे है वो बहुत बड़ा हाईवे है। ठीक है, बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है हिमालयन माउंटेन्स में। और सबवेज के बारे में हमने जान लिया, अंडरग्राउंड रोड्स को सबवेज बोला जाता है, और पुल वगैरह जो बनते हैं उनको फ्लाईओवर्स बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे रेलवेज के बारे में। तो देखते हैं, रेलवेज में हमको बताते हैं कि अगर हमको बहुत हैवी सामान को अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है, लेके जाना है, तो जनरली अगर हमें बहुत लंबा डिस्टेंस भी कवर करना है, सामान भी बहुत ज्यादा है, सबसे अच्छा जो हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो है हमारा रेलवेज, है ना। रेलवेज क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक आपके हैवी गुड्स को भी लेके जाएगा और क्विकली और चीपली भी लेके जाएगा, मतलब जल्दी भी ले जाएगा और ज्यादा पैसे भी नहीं देने होंगे हमको। एंड इसका जो इन्वेंशन हुआ था उसमें सबसे पहले हमारा क्या बना था, स्टीम इंजन बना था। और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ, जब जगह जगह इंडस्ट्रीज का सेटअप होना शुरू हो गया, है ना, हर कंट्रीज में, तो स्टीम इंजन को हमने बदल दिया और हमने स्टार्ट कर दिया स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। मतलब
स्टीम इंजन को हमने छोड़ के डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन की स्टार्टिंग कर दी, एंड डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन ने क्या कर दिया, स्टीम इंजन को फाइनली रिप्लेस कर दिया। और एंड जो डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन है हमारे, ये काफी फास्ट होते थे स्टीम इंजन से। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं कि इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, कई जगह पे तो इनसे भी बहुत सुपर फास्ट ट्रेन का यूज आज शुरू हो चुका है, जिनको जनरली हम बुलेट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। एंड द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। तो ये तो एक फैक्ट भी है, अगर मान लीजिए बहुत बढ़िया आपको ग्राउंड वाला पूरा एरिया मिल जाए तो वहां पे आप रेलवे ट्रैक्स, जो पटरी होती है हमारी ट्रेन की, आराम से बिछा सकते हैं, है ना। लेकिन पहाड़ी इलाके में रेलवे नेटवर्क को पूरा सेटअप करना काफी मुश्किल होता है। और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जा रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेलवे लाइंस में बहुत इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोगों ने कई पहाड़ी इलाकों में भी रेलवे लाइंस बिछा दी है, वहां पे भी आपको रेलवे ट्रांसपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन ये काफी कम है नंबरों में। और यहाँ बताते हैं कि हमारे इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो काफी वेल डेवलप्ड है, और हमारे एशिया का सबसे बड़ा जो रेल नेटवर्क है वो हमारे भारत का है। यहाँ डू सेक्शन में बताते हैं द ट्रेन फ्रॉम जाइनिंग टू लासा रन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर अबव सी लेवल एंड द हाईएस्ट पॉइंट इज 5072 मीटर। मतलब लासा एक जगह है तिब्बत में, एंड जिनिंग हमारा चाइना में कोई जगह होगी, तो वहां से ट्रेन चलती है जो कि सी लेवल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर इस ट्रेन को चलाया जाता है। और बहुत ऊंचा ये पॉइंट है हमारी अर्थ पर जहाँ पे ट्रेन चलती है। अब हम आगे देखेंगे आगे हमको क्या बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे डू यू नो सेक्शन में एक चीज और हमें एक फैक्ट बताया है कि जो हमारा द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। तो हम जानते हैं रशिया सबसे बड़ी कंट्री हमारी दुनिया में इस समय, सबसे बड़ी कंट्री रशिया है ना, काफी लंबी कंट्री है, या अगर आप वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्रीज को देखें तो काफी दूर दूर है। तो ईस्टर्न पार्ट में सेंट पीटरबर्ग से लेकर जो हमारा वेस्टर्न रशिया में जो हमारा एक जगह उसका नाम यहाँ पे दिया है व्लादिवोस्टॉक, तो यहाँ तक भी एक रेलवे नेटवर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारे वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क माना जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम, जो कि दिन दो शहरों को जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है वो यहाँ पे अपना क्या नाम है इसका, व्लादिवोस्टॉक से। तो ये हम याद रख सकते हैं, रशिया के बारे में एक अच्छा फैक्ट यहाँ पे बताया गया। और इस रेलवे नेटवर्क को नाम दिया गया है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटरवेज के बारे में। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में भी रोड वगैरह उतना डेवलप नहीं हुआ करती थी, एरोप्लेन और एयर ट्रांसपोर्ट भी नहीं हुआ करता था। तो लोग क्या करते थे, जनरली वाटरवेज का सबसे ज्यादा यूज किया करते थे, शिप्स में बैठा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करा करते थे, है ना। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। और आज भी अगर बहुत ज्यादा भारी सामान है तो आप उसको ट्रेन से नहीं भेज सकते, ठीक है, आप उसको एरोप्लेन से भी नहीं भेज सकते। आप काय से भेजोगे उसको, आप वाटरवेज से ही उसको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। वाटरवेज में आपके बड़े बड़े शिप्स का आप यूज करते हो, कंटेनर्स का, शिप्स का, है ना। बल्कि गुड्स जो भी होंगे आप लंबे डिस्टेंस तक क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनको भेज सकते हैं। दो तरह के वाटरवेज होते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। इनलैंड वाटरवेज में मैं आपको बताऊं तो हमारे कंट्रीज में जो रिवर्स वगैरह हुआ करती हैं, है ना, रिवर्स वगैरह, तो रिवर्स में अगर मान लीजिए नाव वगैरह आप कोई चला रहे हैं तो वो जो वाटरवेज है वो आएगा इनलैंड में, क्योंकि वो हमारी कंट्री के अंदर है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा वाटरवे सिस्टम रहेगा वो तो हमारा सी रूट्स रहेंगे, मतलब समंदर के रास्ते से अमेरिका से आप इंडिया तक कुछ भी सामान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो समंदर के रास्ते से होगा, तो उसको हमने सी रूट का नाम दिया है। दो तरह के वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। फिर आगे बताते हैं कि नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कंट्री के अंदर जो बड़ी बड़ी अगर कोई झील है उनमें अगर आप कोई नाव वगैरह चला रहे हैं तो वो इनलैंड वाटरवेज के अकॉर्डिंग आप उसको बोलेंगे, है ना। नदियों में भी आप नाव चला के नदी के अकॉर्डिंग ही, मान लीजिए एक नदी एक शहर से होती है दूसरे शहर तक ट्रेवल करती है, तो आप उस नदी में भी ट्रेवल कर सकते हैं किसी शिप में बैठकर, ठीक है। और यहाँ पे बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज है जो हमारी कंट्री के, उसमें आपका गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आ जाता है। दोनों नदियों में आपको वाटरवेज देखने को मिलेंगे इनलैंड। द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। और अमेरिका की अगर बात करें, नॉर्थ अमेरिका की, आप भी जानते हैं वहां पे बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं, सुपीरियर जैसे एक, उनमें से एक सुपीरियर हो गई, ठीक है।
एंड ओंटेरियो, ये सब जो लेक्स है, तो इसमें भी आपको इनलैंड वाटरवेज देखने को मिलेगा। नाइल जो नदी है अफ्रीका की, जो सबसे लंबी हमारी दुनिया की जो नदी है, उसमें भी आपको इनलैंड वाटरवेज देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे सी रूट्स की। तो सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फॉर वन कंट्री टू अनदर। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको काफी दूर है, 2 कंट्रीज का डिस्टेंस, तो आप सी रूट्स का यूज करके सामान का ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं। एंड आगे बताते हैं कि दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स, और ये सारे जो रूट्स होते हैं जगह जगह बंदरगाह से जुड़े होते हैं। बंदरगाह हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड द मुंबई इन एशिया। हमारे एशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट आपको बंदरगाह मुंबई में देखने को मिलेगा, सिंगापुर में देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क में भी बहुत सारे बंदरगाह आपको देखने को मिलते हैं, लॉस एंजलिस जो कि नॉर्थ अमेरिका में, वहां पे भी आपको तरह तरह के बंदरगाह देखने को मिलेंगे। रियो डी जेनेरियो जो कि आपका साउथ अमेरिका में है, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा बंदरगाह। डरबन है, केप टाउन है अफ्रीका में, यहाँ पे भी बड़े बड़े बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगे। सिडनी हो गया ऑस्ट्रेलिया में, लंदन हो गया, एंड रोटरडैम हो गया यूरोप में। बहुत सारी जगह पे आपको बंदरगाह देखने को मिलेंगे, पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एयरवेज के बारे में। एयरवेज मतलब आप सभी जानते हैं, हवा के रास्ते से अगर हम ट्रैवल करते हैं तो वो है एयरवेज। इस तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को एयरवेज बोला जाता है। और सबसे फास्टेस्ट अगर कोई ट्रांसपोर्ट का जरिया है तो वो है हमारा एयरवेज, आज की हमारी 20th सेंचुरी में। एंड ये सबसे ज्यादा महंगा ट्रांसपोर्ट भी हुआ करता है, क्योंकि इसमें जब एरोप्लेन जब फ्लाई करता है तो उसका फ्यूल का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट भी सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एंड एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। और जो हमारा एयर ट्रैफिक मतलब जब भी कोई एरोप्लेन अगर आसमान में ट्रैवल करता है, फ्लाई करके जाता है, तो जनरली उसको काफी दिक्कत होती है अगर मौसम बहुत खराब हो जाए, फॉग हो जाए या फिर तूफान आ जाए। एंड यह एक अकेला ऐसा मोड है जो कि which can reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं कि ऐसी जगह जहां पर आप रेलवे सिस्टम यूज नहीं, रेलवे ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर सकते, रोडवेज आप नहीं यूज कर सकते, तो एयरवेज एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो आपको दूर दरार इलाकों में भी लेके चला जाएगा, जहां पर आपको रेलवेज देखने को नहीं मिलेंगे, रोडवेज देखने को नहीं मिलेंगे, पहाड़ी इलाके जैसे हो गए। तो इनमें सबसे प्यारा जो हमारा एक ट्रांसपोर्ट का जो एक माध्यम है वो है हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज। मतलब ऐसे एरियाज जहां पर इवन आप एरोप्लेन को भी लैंड नहीं करा सकते, वहां पे आपको पहुंच जाएगा हेलीकॉप्टर। एंड आगे बताते हैं कि जब भी कोई कैलेमिटीज का टाइम आ जाता है, मतलब कोई आपदा आ जाती है, कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो भी आप हेलीकॉप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट आपका मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट साबित हो जाता है। हेलीकॉप्टर्स की हेल्प से आप तरह तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस भी कर लिया करते हैं, है ना। आपने कई बार इमेजेस में इंटरनेट पे इमेजेस देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे, है ना, हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाया जाता है। तो हेलीकॉप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयरवेज के अंदर। एंड आगे बताते हैं कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो पीपल को रेस्क्यू कर लिया जाता है हेलीकॉप्टर से। खाने का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है हेलीकॉप्टर से ही, जाके ऊपर से ही आप खाना थ्रू कर सकते हैं प्रॉब्लमेटिक एरियाज में। पानी की सप्लाई आप दे सकते हैं, क्लोथ, मेडिसिन वगैरह भी आप हेलीकॉप्टर की हेल्प से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। And some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं हमारे वर्ल्ड में, जो काफी बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें हमारे इंडिया में भी आपको 2 एयरपोर्ट्स देखने को मिलेंगे, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। मतलब हमारे मैसेज को दूसरे आदमी तक पहुंचाना, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में। और यहाँ पे आगे बताते हैं जैसे जैसे समय में बदलाव आया, समय आगे बढ़ रहा है, तो हम ह्यूमंस ने क्या कर लिया, टेक्नोलॉजी में थोड़ा एडवांस हम लोग हो चुके हैं। हमने कुछ ऐसी डेवलपमेंट कर ली है अब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज कर पा रहे हैं, है ना। आज हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, आज हम लोग वीडियो कॉलिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इंडिया में है तो आज हम लोग कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में बातचीत कर सकते हैं विद द यूज ऑफ अवर मोबाइल फोन्स। एंड आगे बताते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का जो इवोल्यूशन है उसको एक फिगर से यहाँ पे डिनोट किया गया है 7.10। तो उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर 7.10 में बताया गया है। देखिए आज कैसे स्टार्टिंग हुई है,
ये पुराना टाइम है जब लोगों को पर्सनली खुद एक दूसरे से मिलकर अपनी बातों को रखना पड़ता था एक दूसरे के सामने। फिर हम लोगों ने पिजन्स का यूज करना शुरू किया, कबूतरों को हम लोग चिट्ठी इधर से उधर पहुंचाने के लिए यूज किया करते थे। उसके बाद समय आता है ऐसा जब हम पोस्टमैन का यूज करने लगे, जो कि हमारी चिट्ठियों को लेके दूर दूर तक जाकर लोगों तक पहुंचाया करता था। फिर हमारा एक और कम्युनिकेशन का साधन हमको मिला जिसको हमने न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह बोला। उसके बाद आज जिस स्टेज पे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उसमें हम लोगों ने देखा है टीवी आ गया, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, टेलीफोन हो गया, सैटेलाइट सिस्टम आज हमारे पास है। तो आज का कम्युनिकेशन सिस्टम, ये जो पुराना इस टाइम का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था और जो आज का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें बहुत डिफरेंस आ चुका है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है और आज का कम्युनिकेशन सिस्टम पुराने टाइम के कम्युनिकेशन सिस्टम से बहुत ज्यादा एडवांस है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर पोस्टमैन आपका लेटर लेके जाता था एक समय में तो उसको काफी महीनों लग जाते थे अगर आप काफी दूर भेज रहे हैं, लेकिन आज आप जस्ट विद इन अ मिनट आप बहुत दूर दूर एरियाज में भी अपने जान पहचान वाले व्यक्तियों से बात कर सकते हैं। तो इसलिए आज का कम्युनिकेशन सिस्टम काफी एडवांस है। आगे बताया जाता है हमको कि द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब कम्युनिकेशन की फील्ड में जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं उसने क्या कर दिया, हमारी पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन के प्रति एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। आज तरह तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम हम यूज करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड सॉरी डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तरह तरह के इंफॉर्मेशन तरह तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम से मोड से हमको मिल जाती है। एंड टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन, आज हम लोग एजुकेशन भी कम्युनिकेशन की हेल्प से एजुकेशन प्राप्त करना भी बहुत आसान हो गया है। इंटरनेट पे हमको कई सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं और हमारे एंटरटेनमेंट भी कम्युनिकेशन सिस्टम के डेवलप होने से काफी आसान हो गया। आज हम आसानी से इंटरनेट पे वीडियोस, मूवीज, फिल्म्स वगैरह इंटरनेट पे सर्च करके अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का यूज होता है, रेडियो यूज कर रहे हैं, टेलीविजन, इन सब से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं लार्जर नंबर ऑफ पीपल के साथ, है ना। बहुत सारे लोगों के साथ हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एंड दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया। और इसलिए इन तरह के कम्युनिकेशन जो मोड्स हैं इनको बोला गया मास मीडिया। मास मीडिया में आपके न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सब आपके मास मीडिया के अंतर्गत आते हैं। एंड सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर, और जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उन्होंने कम्युनिकेशन को तो और ज्यादा फास्ट बना दिया है। सैटेलाइट्स ने हमारी हेल्प करी है ऑयल एक्सप्लोरेशन में। तेल हमको ढूंढना है कि पृथ्वी के किस हिस्से पे तेल हमको मिल सकता है, सैटेलाइट की हेल्प से हमने ये भी ढूंढा, है ना। फॉरेस्ट का हमने सर्वे किया, अंडरग्राउंड वाटर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन हमको मिली, मिनरल वेल्थ के बारे में हमको पता चला कि किस जमीन के किस हिस्से में कौन सा मिनरल आपको देखने को मिलेगा, है ना, कहाँ पे लोहा है, कहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, इस तरह की चीजें। वेदर फोरकास्ट में भी हमारे सैटेलाइट्स ने काफी मदद करी है। डिजास्टर वार्निंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हमको पहले ही पता चल जाता है कि आज से 2 दिन बाद एक तूफान आने वाला है। आपको पता है हमारे इंडिया में भी हर साल कोई ना कोई नया तूफान जरूर कोस्टल एरियाज में आपको देखने को मिलता है। इसकी वार्निंग हमारा जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है वो हमको पहले ही दे देता है। एंड नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। आज इंटरनेट की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स, मतलब आज हम बिना किसी वायर की हेल्प लिए मोबाइल फोन का यूज करते हुए क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके पास मोबाइल्स होते हैं अपने अपने। इंटरनेट आज हम लोगों को वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ ही साथ हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल भी इंटरनेट की हेल्प से हमने बना लिया है। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज, एयरवेज एंड इवन सिनेमास, होटल, सिटिंग एट होम विद दिस काइंड ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब आज इंटरनेट का यूज करके हम घर बैठे बैठे मूवीज की टिकट बुक कर लेते हैं, रेलवे टिकट्स बुक कर लेते हैं, हम हमारे फ्लाइट के टिकट्स बुक कर लिया करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। और यहाँ पे हमको एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर में हम एक काम करते हैं, इस पिक्चर को भी देख लेते हैं। देखिए इस पिक्चर में हमको वर्ल्ड मैप में क्या शो किया गया है, वर्ल्ड मेजर सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। तो यहाँ पे हमको सी पोर्ट्स जगह जगह जो हैं उनको बताया गया और जो हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, जो भी हमारी रेड लाइंस हैं वो एयर रूट्स को शो कर रही हैं, एयर रूट्स को। यहाँ पे आपको एयरपोर्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे और जो हमारी डॉटेड लाइन्स है ब्लू कलर से, ये वाली जो लाइन्स हैं इनने हमारे सी रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो ये आप एनालिसिस कर सकते हैं इस पिक्चर का ध्यान से, आराम से। और इस चैप्टर में इतना ही, और आई होप आप लोगों को चैप्टर जरूर समझ में आ रहा होगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब ई अनंत फॉर मोर सच लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।